हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी। देखिए, आज की जो क्लास है वो आपके एग्जाम आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न हम 50% करने वाले हैं, जो कि आपके जो पिछले पेपर हुए थे, प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए थे, उन पर आधारित ये प्रश्न है। देखिए, किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी प्रकार से ये 50% साइंस के शानदार प्रश्न होने वाले हैं। एक एक प्रश्न जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को लास्ट तक देखना और मजा आने वाला आपको पढ़ने में। ठीक है, तो शुरुआत करें आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला प्रश्न है कि प्रणोद का एसआई मात्रक क्या है। यहां पर मात्रक से आपसे प्रश्न पूछा गया है। यहां पर प्रत्येक टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, जिससे आपको यह लगेगा कि किस प्रकार से, कौन से टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, उसी तरह से आपको तैयारी करनी है। तो यहां पर मात्रक वाले टॉपिक से प्रश्न देखने को मिला है, और प्रश्न क्या है कि प्रणोद का एसआई मात्रक क्या होता है। किसी सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद बल बोला जाता है। कोई भी सतह है, देखिए ये सतह है, इसके लंबवत लगने वाला जो बल है, उस बल को क्या बोला जाता है, प्रणोद बोला जाता है। ठीक है, अब यहां पर आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन इसका मात्रक होता है। प्रणोद का एसआई जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। आ गई बात समझ में? चलिए, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है विमा से संबंधित कि दाब का विमा सूत्र क्या होता है। एक प्रश्न आपको इसी प्रकार से देखने को मिलता है कि कोई भी आपको दे दिया जाएगा, जैसे बल दे दिया, दाब दे दिया, उनका विमा सूत्र आपसे पूछ लेगा। तो यहां पर दाब का पूछा है, तो दाब का सूत्र क्या होता है, P बराबर F अपॉन ए। यहां पर F क्या है, आपका बल है, और A क्या है, क्षेत्रफल। देखिए, विमा निकालने का सबसे आसान तरीका है, आपको इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। P जो प्रेशर, जो दाब है, उसका फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो यहां पर बल की यदि हम विमा ज्ञात करें तो बल बराबर होता है ma। m का मतलब द्रव्यमान, तो इसको लिखेंगे किलोग्राम में। ठीक है, इसके बाद a का मतलब क्या है, यहां पर त्वरण है। क्या है? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है, त्वरण। इसका क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका सूत्र होता है। ठीक, इसके बाद यहां पर देखिए किलोग्राम में, यहां पर एक m होती है आपकी विमा, एक L और एक T। यहां पर m हो जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद मीटर वाला में क्या होगा, L 1 होगा। ये सेकंड क्या है, टाइम, तो T 2 है, ऊपर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में, तो T माइनस 2। ये किसका आ गया, आपका बल का आ गया। किसका आ गया, बल का। अब किसका और ज्ञात करना है, क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल जो A है आपका, क्षेत्रफल को यदि हम ऐसे लिखें कि क्षेत्रफल A बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल यही तो होता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई। कहने का मतलब मीटर स्क्वायर मतलब L स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्षेत्रफल का भी मिल गया, साथ में आपको बल का भी मिल गया। तो दाब की विमा यदि हम ज्ञात करें तो यहां पर हमें मिला था बल का m1 L1 T-2 बटे में L2। ये L2 है, ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। एक L पहले से प्लस का है, तो क्या बचेगा, एक माइनस का। तो दाब की क्या जाएगी विमा, m1 L-1 और T-2। देखिए आपके कौन से ऑप्शन में आपको ऐसा मिल रहा है, m1 L1 L-1 और T-2। तो क्या होगा, यहां पर ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यहां पर उल्टा लिखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से भी आपसे एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है कि ए ऊपर है, सी नीचे है, बी यहां पर है और डी यहां पर है। तो हमें देखना है ये कहां पर है, ऑप्शन बी। तो क्या होगा, ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा। आ गई बात समझ में? किस प्रकार से हमने दाब की जो विमा है
वो निकाली है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, F बराबर ma। यहां से निकली बल की विमा, इसके बाद हमने क्षेत्रफल की निकाली, फिर दाब की आ गई m1 L-1 T-2। आ गई बात समझ में। सबसे इजी तरीका ये है, इसको आसानी से आप निकाल सकते हो। याद रखने की भी आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि दाब का सूत्र क्या होता है, बल किसके बराबर होता है। उससे आप आसानी से किसी की भी विमा निकाल सकते हो, किसी भी राशि की विमा निकाल सकते हो। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। त्वरण का मान ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा या शून्य होगा। त्वरण का मान ऋणात्मक होने पर वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है, त्वरण बोला जाता है। और किसी समय पर यदि वेग में दर बढ़ रही है तो उसका जो वृद्धि हो रही है, वेग की गति में यदि वृद्धि हो रही है तो त्वरण क्या होगा, धनात्मक होगा। और यदि कमी हो रही है तो त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और उस ऋणात्मक त्वरण को क्या बोला जाता है, मंदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मंदन। तो यहां पर क्या पूछा, यदि त्वरण का मान ऋणात्मक है तो उसकी पिंड का वेग क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। यदि निश्चित समय में या किसी समय में वेग की गति में वृद्धि होती है तो त्वरण धनात्मक होगा, और वेग की गति में यदि कमी होती है तो त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और यहां पर हमसे क्या पूछा है कि त्वरण का मान यदि ऋणात्मक है तो पिंड का वेग क्या होगा, कम होगा, अर्थात घटेगा। आ गई बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से जो क्रीम अलग निकाली जाती है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपकेंद्रीयन। ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए दूध को मशीनों से मथा जाता है, आम भाषा में बात करें तो जैसे बिलोया जाता है। ठीक है, हम सब पता है कि जो भी हम पशु रखते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, जिनका दूध क्या होता है, मथा जाता है। पहले हाथ की मशीन होती थी, अब तो बिजली से चलने वाली जो आपकी मशीनें हैं उनसे ये कार्य होता है। देखा होगा आपने, जैसे ही जो मशीन चलती है धीरे धीरे वो प्रोसेस शुरू होती है तो जो क्रीम होती है वो क्रीम उस मशीन के आसपास इकट्ठा होने लग जाती है। जो उस मशीन की पंखुड़ियां होती है जो घूम रही होती हैं उसके चारों तरफ आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो क्रीम के कण हैं उन कणों का घनत्व क्या होता है, कम होता है। जो क्रीम है उस क्रीम के कणों का जो घनत्व होता है वो कम होता है, इसी वजह से वो केंद्र की तरफ आना शुरू होती है। केंद्र का मतलब मशीन की तरफ आना शुरू हो जाती है और वो क्रीम एक जगह इकट्ठा होने लग जाती है। और इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, अपकेंद्रीयन, केंद्रीकरण बोला जाता है। आ गई बात समझ में। ये लॉजिक भी आपको पता चल गया कि वो जो क्रीम है वो बीच में आकर क्यों रुकती है, क्योंकि क्रीम के कणों का जो घनत्व है वो कम होता है, इसी वजह से वो केंद्र में आना स्टार्ट हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, जिसको बाद में निकाला जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होता है। पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र की बात कर रहे हैं तो पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वीय त्वरण है, कौन सा त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, उसका मान कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। तो यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 है पृथ्वी के केंद्र पर, तो यहां पर क्या पूछ रहा है, केंद्र पर एक पिंड का भार पूछ रहा है, तो पिंड का भार भी क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा, करेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का जो भार होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। 10 किलो वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य है। देखिए किसी भी कार्य पर, कार्य जो किया जाता है वो विस्थापन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, विस्थापन पर। ठीक है,
वो विस्थापन पर निर्भर करता है। यहां पर कह रहा है कि 10 किलो वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। अब यहां पर विस्थापन कितना हुआ ये देखिए आप, तो विस्थापन यहां पर हुआ 0 और किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, विस्थापन पर निर्भर करता है। तो किया गया कार्य क्या होगा, वो भी यहां पर 0 होगा। क्या होगा, 0। तो यहां पर 0 जूल, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्योंकि एक पॉइंट जो मैंने पहले ही बता दिया था उससे आपको समझना है, कोई भी किया गया जो कार्य है वो कार्य किस पर निर्भर करता है, ये आपको ध्यान रखना है। विस्थापन पर निर्भर कर रहा है और विस्थापन यहां पर कुछ नहीं हो रहा, 0 हो रहा है, तो कार्य भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। देखिए कोई भी वस्तु है, लचीली वस्तु है, या तो हम उसको खींचे या फिर उसको संकुचित कर दें। जैसे ये पेन है, ठीक है, इस चीज को समझिए, समझने से आप इसको आसानी से जवाब दे सकते हैं इस प्रश्न का। कोई याद रखने वाली बात नहीं रखनी इसमें कोई भी, लेकिन समझना है। ये पेन कोई लचीला है, या तो मैंने इसको खींचा, थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है, या फिर इसको संकुचित कर दिया। अब इस पर एक बल कार्य करेगा। जैसे मैंने इसको खींचा, अब इस पर एक बल कार्य करेगा जो इसकी विपरीत दिशा में इसको पूरे वापस अपनी अवस्था में लाने के लिए, जैसे ये पहले थी, जैसे स्प्रिंग पर देखते हैं हम, जो स्प्रिंग होती है उसको खींचते हैं, वापस अपनी अवस्था में आ जाती है, तो इस पर एक बल कार्य करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, इसको वापस अपनी अवस्था में लेकर आएगा, वापस अपनी अवस्था में लेकर आएगा। तो इसमें कौन सी ऊर्जा संचित होगी, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी होगी, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन ए क्या होगा यहां पर करेक्ट। ध्यान रखना, साइंस के जो प्रश्न है उनमें बहुत से प्रश्नों में लॉजिक लगता है और वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उनका आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो यहां पर किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो वो होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा। आ गई बात समझ में। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से हुए पढ़ते हुए चलना है, दिमाग लगाना है थोड़ा सा और फिर उसका आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। किस प्रकार की तरंगों में कंपन तरंग की यात्रा की दिशा के समानांतर चलते हैं। अब यहां पर आपसे तरंग के बारे में पूछा है, जैसे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ हो गई, अनुदैर्ध्य तरंगे हो गई। अब ये परिभाषा आपके सामने दी गई है। किसी भी, देखिए इस चीज को समझिए, किसी भी माध्यम में जो तरंग की गति है, उस तरंग की गति और उसी माध्यम में जो कणों का कंपन है, कणों का जो कंपन है, वो कंपन और उस तरंग की गति के यदि समानांतर है तो वो कौन सी तरंग होगी, अनुदैर्ध्य। और यहां पर भी यही आपसे बताया गया है कि तरंगों में कंपन तरंग की यात्रा की दिशा के समानांतर चलते हैं तो वो कौन सी होगी, अनुदैर्ध्य तरंग। उदाहरण के तौर पर बात करें तो भूकंप, जो भूकंपीय तरंगे होती हैं वो क्या होती है, एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग ही होती है। किसी माध्यम में तरंग की गति और उसी माध्यम में जो कणों के कंपन की गति है वो एक दूसरे के दिश समानांतर है या अनुदिश है, तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर बात करें, भूकंपीय तरंगे हो गई, ध्वनि तरंगे हो गई। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रकाश में TIR का पूर्ण रूप क्या है। प्रकाश में आपसे पूछा है TIR, तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट। देखिए यदि आपसे ये शब्द हिंदी में दिया जाता तो आप इसको आसानी से जवाब दे सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पर TIR की फुल फॉर्म पूछ ली, जो कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, जो कि एक प्रकाशीय घटना है, जैसे अपवर्तन है, परावर्तन है, उसी प्रकार से एक प्रकाशीय घटना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किसी सतह या किसी माध्यम पर कोई किरण आती है, ठीक है, और वो वापस वहां उसी से टकराकर और वापस उसी दिशा में चली जाती है, तो उसको बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है,
TIR ध्यान रखना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पदार्थ के कणों के बीच की दूरी को कहा जाता है, पदार्थों के कणों के बीच की दूरी को। देखिए यहां पर बहुत सी परिभाषाएं आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले जो प्रश्न पूछा है उस परिभाषा को समझिए कि पदार्थ के कणों के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, अंतरा अणुक बोला जाता है। ऑप्शन डी यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। यहां पर देखिए, निर्वात, जिस माध्यम में वायु नहीं होती है उसको निर्वात बोला जाता है। अंतः अणुक की बात करें, हम किसकी बात करें, अंतः अणुक की बात करें, तो अंतः अणुक क्या होता है कि एक ही पदार्थ में एक ही कण, जो कण है, एक ही जो परमाणु है, उस परमाणु के कणों के बीच की जो दूरी है, एक ही परमाणु के कणों के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, अंतः अणुक बोला जाता है। अंतरा परमाणु की यदि हम बात करें तो विभिन्न परमाणुओं के कणों के बीच की दूरी को अंतरा परमाणुक बोला जाता है। विभिन्न परमाणुओं के या विभिन्न पदार्थों के कणों के बीच की दूरी को अंतरा परमाणुक बोला जाता है। ये चारों परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए। सबसे सरल जो है वो आपको याद रहने वाली है वो निर्वात है। कौन सी है, निर्वात, एकदम इजी है, लेकिन ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पदार्थ के कणों के बीच की दूरी को अंतराणुक कहा जाता है, एक ही परमाणु के कणों के बीच की दूरी को अंतः अणुक कहा जाता है, और विभिन्न पदार्थों के बीच की दूरी को अंतरा परमाणु कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह 17 के तत्वों की संयोजकता होगी। समूह 17 के जो तत्व हैं उन तत्वों की यहां पर आपसे संयोजकता पूछ रहा है। अब देखिए, अष्टक के बारे में बात करें तो पहले गोले में आपके 2 आएंगे, दूसरे में आपके 8 आ गए, तीसरे में आपके कितने आने चाहिए, 8 आने चाहिए, लेकिन आ कितने रहे हैं, 7, क्योंकि कितने हैं, समूह 17 है, उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 17। तो 2, 8 और 7 कितने हो गए, 17। अब इसको, इस समूह के तत्वों को, इस अष्टक को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, और ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसको अपना अष्टक पूरा करना है। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वो ही इसकी क्या होगी, संयोजकता। ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। अब किसी भी परमाणु की यदि आपसे संयोजकता पूछी जाती है तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। देखिए फिर से बता रहा हूं, 17 यहां पर तत्व की बात कर रहे हैं कि समूह 17 के तत्वों की संयोजकता पूछा है। इसमें क्या होगा, पहले में 2, दूसरे में 8 होंगे, और तीसरे में आपको अष्टक पूरा करने के लिए 8 चाहिए, लेकिन आपके पास तो है ही 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि अष्टक जो पूरा करना है, और वो एक क्या होगी, संयोजकता होगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नमक का अणुभार कितना होता है। यहां पर आपसे नमक का अणुभार पूछा है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए नमक का अणुसूत्र क्या होता है, NaCl। Na मतलब सोडियम, Cl क्लोरीन। ठीक है, सोडियम का अणुभार की बात करें तो 23 होता है, और क्लोरीन के अणुभार की बात करें तो 35.5 होता है। दोनों को ऐड कीजिए, 23 + 35.5 कितना हो गया, 58.5 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, अब यहां पर पूछा है लगभग, तो लगभग के आसपास तो ऑप्शन ए है, 58 ग्राम प्रति मोल, ये होता है अणुभार। तो अणुभार देख लेना किस प्रकार से निकाला जाता है कि नमक का अणुभार हमसे पूछा था, सोडियम NaCl इसका सूत्र होता है, आणविक सूत्र बोल सकते हैं। सोडियम का अणुभार होता है 23 और क्लोरीन को होता है 35.5। तो नमक का कितना हो गया, 58.5 ग्राम प्रति मोल। देखिए अगला प्रश्न, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर, यहां पर हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया करवाकर अमोनिया प्राप्त किया जा रहा है। क्या प्राप्त किया जा रहा है, अमोनिया। ठीक है, अब इस अमोनिया को प्राप्त करना है तो इस विधि को क्या बोला जाता है, तो इस विधि को बोला जाता है हेबर विधि। क्या बोला जाता है, हेबर विधि बोला जाता है।
हाइड्रोजन का 1 और नाइट्रोजन के 3 शुद्ध होने चाहिए, शुद्ध नाइट्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 और नाइट्रोजन का 1, ये अनुपात हो, हेबर विधि कहती है कि नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है, लिख लीजिए इनको। तो नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन के 3 जो अणु है वो मिलकर क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो अमोनिया प्राप्त होता है। देखिए इस अभिक्रिया को यहां पर N2 प्लस H2 क्या बनेगा, यहां पर इसके कितने हैं, 3 हैं, तो यहां पर क्या है 2, क्योंकि N2 भी 2 है, 2 पूरे हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ये 2NH3 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, अमोनिया प्राप्त हुआ। तो यहां पर N2 के कितने, N के कितने, नाइट्रोजन के कितने, 1 है, और हाइड्रोजन के कितने, 3, तो 1:3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की यदि अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, अमोनिया प्राप्त होता है। कौन सी विधि है, हेबर विधि। कौन सी है, हेबर विधि, ठीक। देखिए अगला प्रश्न देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया में निम्न में से कौन से उत्पाद बनते हैं। उदासीनीकरण की जो अभिक्रिया है उनमें कौन से उत्पाद बनते हैं। देखिए किसी अभिक्रिया में क्षार और अम्ल, कौन से, क्षार और अम्ल परस्पर रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा लवण और जल बनाते हैं, वो अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब यहां पर मैंने बताया क्या बनाते हैं, लवण और जल। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में कौन से उत्पाद बनते हैं, हमें हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन ए कि लवण और जल बनाते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें क्षार और अम्ल परस्पर रासायनिक क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। और हमसे यही पूछा था कि उदासीनीकरण जो अभिक्रिया है उसमें कौन से उत्पाद बनते हैं, कौन से उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं, तो वो होगा लवण और जल, जो कि ऑप्शन ए में है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है। एकदम सीधा सा आसान सा प्रश्न है, इसका जवाब तो आप आसानी से दे सकते हो कि जो आवर्त सारणी है उसकी जो क्षैतिज पंक्ति है, उस क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आवर्त। ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा, करेक्ट। लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आधुनिक आवर्त सारणी में, किसमें, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, कितने आवर्त हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। ये मैंने बता दिया कि आवर्त सारणी की जो क्षैतिज पंक्ति है उस पंक्ति को आवर्त बोला जाता है। अब आपका नंबर है कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उस आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें कितने आवर्त हैं, ठीक है। ये कमेंट करके आपको बताना है। अगले प्रश्न पर देखिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट दिए गए पदार्थों में किससे बना होता है। जो विद्युत बल्ब होता है, देखिए हमारे घरों में जो बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट लगा होता है वो फिलामेंट किस पदार्थ का बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। किसका होता है, टंगस्टन का। ऑप्शन डी यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए टंगस्टन जो होता है वो प्रबल धातु होती है। क्या होती है, प्रबल धातु। और इस टंगस्टन का जो गलनांक है ना वो उच्च होता है। गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। ध्यान रखना, जो घरों में बल्ब होते हैं, विद्युत बल्ब जो होते हैं, उनका जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है या किस पदार्थ का बना होता है, टंगस्टन का। टंगस्टन जो कि एक प्रबल धातु होती है, इसका गलनांक कैसा होता है, इसका गलनांक उच्च होता है। आ गई बात समझ में। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला क्या है कि वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य में बदल जाती है। वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर, यदि हम उसे कमरे में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, द्रव्य में बदल जाएगी, अर्थात तरल में बदल जाएगी। तो वो कौन सी धातु है, वो आपकी है ब्रोमीन। ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा, करेक्ट। ब्रोमीन होता है Br। क्या होता है, Br।
तो ब्रोमीन एकमात्र एक ऐसी धातु है, यदि उसे कमरे के तापमान पर रखा जाता है तो वो क्या हो जाती है, द्रव्य में बदल जाती है, तरल पदार्थ बन जाता है। क्या बन जाता है, तरल पदार्थ बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस विलयन का पीएच मान सबसे कम होता है? जो पीएच का मान है वो सबसे कम इनमें से किन का है? अब सबसे कम यदि हमें ढूंढना है तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि इन चारों के पीएच मान कितने कितने हैं। सबसे पहले लार का यहां पर पूछा है, भोजन से पहले की बात हो रही है, तो इसका होता है 7.4, लगभग बता रहा हूं 7.4 होता है। इसके बाद लार भोजन के बाद इसका होता है 5.8 होता है। ठीक है, कॉफी की बात करें तो 4.6 से 4.10 होता है, और टमाटर का रस की बात करें तो 4.0 से 4.4 होता है। अब आप इतने तो समझदार हो, अब तो इसका आंसर दे ही सकते हो कि विलयन में पीएच का मान सबसे कम किसका है, टमाटर के रस का है। ऑप्शन डी यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए लार भोजन से पहले 7 के आसपास है, ये 7.34 के आसपास है, और लार भोजन के बाद 5.8 है, और कॉफी की बात करें तो 4.6 से 4.10 है, और टमाटर का है 4.0 से 4.4। तो यहां पर सबसे कम पूछा है, सबसे कम कौन सा है, टमाटर का रस, जिसका जो पीएच मान है वो 4.0 से 4.4 तक होता है। ऑप्शन डी हमारा यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस यौगिक में 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं? इनमें से कौन सा ऐसा यौगिक है जिनमें 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं? पहले एथेन की बात करें तो इसका सूत्र होता है C2H6, कार्बन के 2 परमाणु और हाइड्रोजन के 6 परमाणु। चलो इसका संरचना यदि सूत्र हम बनाएं तो कार्बन आपको पता है आपके 4 बंध बनाता है, तो यहां पर हाइड्रोजन 1, 2 और ये 6, 2 से सीधा 6। ठीक है, देखिए यहां पर कितने हैं, हाइड्रोजन के 6 हैं और कार्बन 2 हैं, तो 2 आपके कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरे हो गए। यहां पर बंध कितने बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7। तो क्या पूछ रहा था, 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं किसमें, एथेन में। ऑप्शन ए हमारा यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। C2H6 इसका सूत्र ध्यान रखना, 2 कार्बन के परमाणु हैं, 6 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, और इसमें 7 बंध बन रहे हैं जो कि सहसंयोजक बंध हैं। कितने बंध बन रहे हैं, 7, जो कि क्या है, सहसंयोजक आबंध है, और ये हमसे प्रश्न में पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है? सूक्ष्म जैविकी के जनक इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो आपका आरपीएफ एसआई में ये प्रश्न पूछा गया है। आरपीएफ एसआई में ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है, तो वो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा, जिनको जीवाणु विज्ञान का जनक भी बोला जाता है। किसका जनक बोला जाता है, जीवाणु विज्ञान का जनक बोला जाता है, सॉरी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक को, जिनको सूक्ष्म जैविकी का जनक भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता उन्हें रिक्त स्थान के तौर पर जाना जाता है। जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता उन्हें किस तौर पर पहचाना जाता है या किस तौर से जाना जाता है, तो उन्हें जाना जाता है ब्रायोफाइटा के तौर पर। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए ब्रायोफाइटा में क्या होता है, उनमें संवहन तंत्र, उन पौधों में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता, वो इसके अंतर्गत आते हैं। साथ ही में जाइलम और फ्लोएम भी नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते, जाइलम और फ्लोएम भी ब्रायोफाइटा के अंतर्गत नहीं पाए जाते। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? इनमें से ऐसे कौन से कोशिकांग हैं जो केवल पादपों में पाए जाते हैं? तो वो कौन से हैं, लवक। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। जो लवक है वो केवल पादपों में पाया जाता है, और लवक में एक व्यंजक पाया जाता है, हरित लवक। कौन सा, हरित लवक, जो पौधों में पाया जाता है। लवक जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है हीमोग्लोबिन।
क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन जो है वो जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, लवक जो है वो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो लवक कोशिकांग जो है वो किन में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पौधों में जो लचीलापन होता है वो कौन से उत्तक है जिसके कारण ऐसा होता है। तो वो उत्तक कौन सा है, कोलेनकाइमा। ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा, करेक्ट। कोलेनकाइमा जो उत्तक है उसके कारण ही पौधों में लचीलापन होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान को रक्त शर्करा के रूप में जाना जाता है। रक्त शर्करा के रूप में किसको जाना जाता है, ग्लूकोज को। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। इसको डेक्सट्रोस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डेक्सट्रोस, जो कि मीठे फलों और शहद में पाया जाता है। किस में पाया जाता है ये ग्लूकोज और डेक्ट्रोस, मीठे फलों और शहद में पाया जाता है डेक्ट्रोस, जो कोई रक्त शर्करा के रूप में भी जाना जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। पोन्स मानव के किस अंग का भाग है। जो पोन्स है वो हमारे कौन से अंग का भाग है, ये हमसे पूछा गया है। हमें ही नहीं पता होता कि कौन सा शरीर का अंग को क्या बोला जाता है। और यहां पर क्या पूछा है कि पोन्स के बारे में पूछा है कि मानव के किस अंग का भाग है। जरा दिमाग लगाइए, सोचिए इसको थोड़ा सा कि पोन्स जो है वो हमारे शरीर के कौन से अंग का भाग है। नहीं पता, किसका है, मस्तिष्क का। ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। पोन्स किसका भाग है, हमारे मस्तिष्क का। लेकिन मस्तिष्क में भी किसका, पश्च मस्तिष्क का। यह भी आपको ध्यान रखना है। कौन से मस्तिष्क का, पश्च मस्तिष्क का भाग है पोन्स। ठीक है, अब तो पता चल गया कि मस्तिष्क के भाग को पोन्स बोला जाता है, जो कि पश्च भाग है। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। गंगा एक्शन प्लान अर्थात GAP, इसकी शुरुआत जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी। किन के द्वारा, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी 1986 में। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा, गंगा एक्शन प्लान। इसका उद्देश्य वही है जो फिलहाल नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है। क्या चल रहा है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट। ठीक है, ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, 2014 में हुआ था, जो कि गंगा की साफ सफाई, उसको जो दूषित हो रही है उसको साफ और स्वच्छ करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे। उसी समय 1986 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई थी, अर्थात GAP की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। गति का पहला समीकरण, अब यदि हमें उनके मध्य संबंध के बारे में पता लगाना है तो वो सूत्र हमें पता होना चाहिए। गति के नियम का पहला समीकरण क्या है, तो क्या होता है, V बराबर U प्लस AT। ठीक है, अब यहां पर V क्या है, आपका अंतिम वेग है। कौन सा वेग है, अंतिम वेग है। U के बारे में बात करें तो U आपका प्रारंभिक वेग है। कौन सा है, प्रारंभिक वेग। A क्या है, A त्वरण है। और T के बारे में बात करें तो ये समय है। अब देखिए यहां पर पहला है वेग और समय। वेग और समय संबंध बता रहा है। स्थिति और वेग, स्थिति का तो यहां पर कोई नाम ही नहीं है, इसमें भी स्थिति और समय है, इसमें वेग और त्वरण है। क्या है, वेग और त्वरण। लेकिन यहां पर जो वेग और समय है वो क्या आएगा, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा कि V बराबर U प्लस AT जो समीकरण है गति का, वो वेग और समय के बीच क्या दर्शा रहा है, संबंध दर्शा रहा है, V और समय। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। इनमें से किसको न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, तो वो आपकी ऊर्जा है। क्या है, एनर्जी। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को न तो समाप्त किया जा सकता और न ही बनाया जा सकता, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एक रूप से
दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है ऊर्जा को, लेकिन न तो उसको बनाया जा सकता और ऊर्जा को ना ही समाप्त किया जा सकता। ऐसा कौन कहता है? ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है वो ऐसा वर्णन करता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता, न ही समाप्त किया जा सकता, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता। तो हमारा ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा? एकदम सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? अब हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि ज्ञात करना है किसी भी तत्व का तो उसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। कितना है? तो सोडियम है Na, जो कि 11 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर? 11 नंबर पर आता है। तो पहले अष्टक में 2 फिर 8, कितने हो गए? 2 8 1 हो गए। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1, 6 2 8 2 10 और 11 हो गए ना आपकी कंप्लीट। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और यहां पर आपसे पूछा है 2 8 1, तो ये होगा ऑप्शन सी। ये होगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1, क्योंकि 11 नंबर पर आता है। तो इसका होगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इथेनॉल का एसिटिक अम्ल में रूपांतरण किसका उदाहरण है? इथेनॉल का जो एसिटिक अम्ल में रूपांतरण है वो किसका उदाहरण है? अब इसको समझिए, CH3 CH2OH ये होता है आपका इथेनॉल। ठीक है, यहां पर लिखिए इसको CH3 CH2OH। इसके बाद इसको बन क्या रहा है? CH3COOH ये बन रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया? एसिटिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल। अब यहां पर 2 ऑक्सीजन आपको देखने को मिल रहे हैं। कितने ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन देखने को मिल रहे हैं। 3 हाइड्रोजन, 3 2 5 और 1 6। कितने हाइड्रोजन हो गए? 6 हो गए। यहां पर कितने? 4 हो गए। तो H2O निकाल दीजिए। ठीक है, H2O निकाल दीजिए बाहर, जल जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर क्या ऐड होगा? ऑक्सीजन ऐड होगा। और कितने? 2 ऑक्सीजन के परमाणु ऐड होंगे, तब जाकर यह बनेगा एसिटिक अम्ल। और यदि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। सीधी सी बात है, ऑप्शन डी हमारा यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए, इथेनॉल का जो सूत्र होता है रासायनिक CH3 CH2OH होता है। इससे क्या बन रहा है? इसका रूपांतरण हो रहा है CH3COOH, अर्थात एसिटिक अम्ल इसका बन रहा है। अब इसको बनाने के लिए कुछ तो अभिक्रिया होगी, किसके साथ तो जुड़ेगा, लेकिन यहां पर 2 ऑक्सीजन है और यहां पर सिर्फ जो इथेनॉल था इसमें 1 ऑक्सीजन का परमाणु था, 1 बाहर निकल गई, 2 ये हो गई। ठीक है, 2 1 3, तो यहां पर ऑक्सीजन ऐड होगा आपका 2 और 1 3, 2 परमाणु ऐड होंगे। तो यहां पर बना एसिटिक अम्ल, जो कि ऑक्सीजन क्या हुई है? ऐड हुई है। तो कौन सी अभिक्रिया में होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुलरीन में रिक्त स्थान कार्बन परमाणु होते हैं। फुलरीन आपने सुना होगा, 10th क्लास में पढ़ते हैं हम फुलरीन के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में, हीरा के बारे में। ये क्या है? कार्बन के अपरूप हैं। तो फुलरीन में कितने होते हैं? 60 कार्बन परमाणु होते हैं। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, छोटा सा इंपॉर्टेंट है, बक मिनिस्टर फुलरीन भी इसको बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फुलरीन में कितने होते हैं? 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो ये थे हमारे आज के साइंस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना है। जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, लाइक करें। कोई भी आपका डाउट है किसी भी प्रश्न को लेकर तो कमेंट करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक क्लास जो कि एक से शानदार क्लास आपके लिए आने वाली है। ठीक, धन्यवाद।